हेलो एवरीवन। हिंदकोश डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने जो नई सीरीज शुरू की थी वोकैबुलरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें हम ईडियम्स को बता रहे थे। इसके 2 पार्ट्स मैंने पहले ही पब्लिश किए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज़ में ईडियम्स जहाँ मैं बता रही हूँ, वो सभी ईडियम्स पहले एसएससी, सीएचएसएल में पूछे गए हैं। ये सिर्फ एसएससी में ही नहीं पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग की है या रेलवेज़ की है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये ईडियम्स अक्सर उनमें पूछे ही जाते हैं। तो ये मत समझिएगा कि आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तभी आपको ये सीरीज़ फ़ॉलो करनी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी ये ईडियम्स आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे पहले के 2 पार्ट्स में मैंने ये सभी ईडियम्स कवर किए हैं। आप इन सभी को ज़रूर से एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला ईडियम है हॉर्स सेंस और इसका मीनिंग होता है प्रैक्टिकल नॉलेज एंड गुड जजमेंट अबाउट ऑर्डिनरी लाइफ। जो नॉर्मल वर्ड्स हैं, सिंपल लैंग्वेज है, उसमें हम बोलते हैं कॉमन सेंस, यानी सामान्य बुद्धि। एग्जाम्पल देखिए, अथर इज नो स्कॉलर बट ही हैज अ लॉट ऑफ हॉर्स सेंस। अथर कोई विद्वान नहीं है, लेकिन उसके पास सामान्य बुद्धि बहुत है, कॉमन सेंस बहुत है। सो हॉर्स सेंस, कॉमन सेंस, आप में है क्या हॉर्स सेंस? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट ईडियम है गेट ऑन नर्व्स और इसका मीनिंग होता है टू अनॉय समवन अ लॉट। किसी को बहुत ज्यादा खिजाना, चिढ़ाना, उत्तेजित करना, एकदम परेशान कर देना। तो उसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं गेट ऑन नर्व्स। एग्जाम्पल देखिए, नथिंग पर्सनल बट योर वॉइस इज रियली गेटिंग ऑन माई नर्व्स। कोई भी कुछ भी व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन आपकी जो आवाज़ है ना, वास्तव में मुझे चिढ़ा रही है, परेशान कर रही है। कभी-कभी कुछ लोगों की आवाज़ होती है ना, बहुत कर्कश होती है, तो वो हमें बहुत परेशान करती है, सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कानों को। तो उस समय हम बोल सकते हैं गेट ऑन नर्व्स। या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, या उसकी कोई आदत आपको बहुत ज़्यादा अनॉइंग है, बहुत ज़्यादा अनॉइंग है उसकी आदतें। तो उस टाइम पे आप गेट ऑन नर्व्स इडियम का यूज कर सकते हैं कि कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, चिढ़ा रहा है, या आप किसी को कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लीन हैंड्स। क्लीन हैंड्स का यूज आप अपने डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं। मीनिंग होता है इनोसेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग और डिसीव, निर्दोष। साफ हाथ होते हैं ना आपके, कि कोई गंदा काम नहीं किया, गलत काम नहीं किया, तो उससे आप इस इडियम का मीनिंग याद रखिए। क्लीन हैंड्स मतलब साफ हाथ। और साफ हाथ किसके होते हैं? जो कोई गलत काम नहीं करता, निर्दोष होता है। सो इनोसेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग और डिसीट। आई स्वेयर आई हैव क्लीन हैंड्स, आई हैड नथिंग टू डू विद दैट रॉबरी। मैं कसम खाता हूं कि मैं निर्दोष हूं, उस डकैती से मेरा कोई लेना देना नहीं था। सो क्लीन हैंड्स, निर्दोष। नेक्स्ट ईडियम है रेड लेटर डे। रेड, अगर आप वैसे देखें तो रेड कलर क्या है? डेंजर का कलर। और आप हमेशा रेड कलर को याद रखते हैं, तो यहाँ पर भी रेड लेटर डे वो हुआ अ वेरी हैप्पी एंड इम्पॉर्टेंट डे, चिर स्मरणीय मंगल दिवस। यहाँ पर जो रेड है वो डेंजर नहीं है, वो अच्छा माना गया है, राइट? रेड हमेशा कलर ब्राइटनेस लाता है, आपकी आँख को अट्रैक्ट करता है। सो ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपको हमेशा याद रहे, तो उसके लिए आप रेड लेटर डे इडियम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डे आई फर्स्ट सेट फुट इन अमेरिका वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। जिस दिन मैंने पहली बार अमेरिका में कदम रखा था, वह मेरे लिए चिर स्मरणीय मंगल दिन था, यानी हमेशा याद रखने वाला दिन था। शायद आपके लिए रेड लेटर डे कौन सा होगा? जब आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाएगा, वो आपके लिए रेड लेटर डे होगा।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो है टू सेट द थीम्स ऑन फायर। इसका मीनिंग होता है टू अचीव समथिंग अमेजिंग, टू डू समथिंग विच ब्रिंग्स ग्रेट पब्लिक अक्लेम। अनोखा काम करना जिससे सभी की नजरों में आप आ जाएं। ठीक है, कि कोई ऐसा काम जो बहुत कठिन है, अनोखा है, सब कोई नहीं कर पाता, तो अगर आप वो कर रहे हैं तो सबका अटेंशन आपकी तरफ जा रहा है, तो उस टाइम इस इडियम का आप यूज करेंगे टू सेट द थीम्स ऑन फायर। फॉर एग्जाम्पल, रिमूविंग करप्शन फ्रॉम इंडिया इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सेटिंग द थीम्स ऑन फायर। भारत से भ्रष्टाचार को हटाना कोई अनोखा काम करने से कम नहीं है, मतलब बहुत इसके लिए मेहनत चाहिए, और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो सबकी नजरों में आप एक मिसाल बनेंगे। नेक्स्ट इडियम है ईट हम्बल पाई। काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है ईट हम्बल पाई। इसका मीनिंग होता है टू एडमिट दैट वन वाज रॉन्ग और एक्सेप्ट दैट वन हैज बीन डिफीटेड। अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना और उसके लिए माफी मांगना, टू ईट हम्बल पाई। For example, they had to eat humble pie when the rumors they were spreading were proved false. उनके द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें झूठी साबित होने पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने गलती की थी इसलिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। सो ईट हम्बल पाई, अपनी गलतियों की माफी मांगना, गलती स्वीकार करना। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ये है नेक्स्ट इडियम, और ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। मीनिंग होता है टू केयरलेसली मिसयूज वंस वेल्थ और टू यूज रेकलेसली, मूर्खतापूर्ण और असंगत रूप से कार्य करना। राइट, एग्जाम्पल देखिए तो आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। ही लॉस्ट हिज जॉब फॉर प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद द फंड ऑफ अ कॉरपोरेशन। उसने निगम के फंड को मूर्खतापूर्ण और असंगत रूप से उपयोग करने के कारण अपनी नौकरी खो दी। तो प्ले डक्स एंड ट्रिक्स, मूर्खतापूर्ण तरीके से काम करना, सही तरीके से काम नहीं करना। इसका एक और मीनिंग होता है, अब यहाँ पर मैंने दोनों मीनिंग्स इसलिए बताए हैं कि कभी कभी सेंटेंस में आपको ये इडियम दिया जाता है और वहां पर आपको इसका मीनिंग देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कौन सा मीनिंग सुटेबल है। तो ये काफी बार दोनों ही मीनिंग्स पूछे गए हैं, तो इसलिए सेकंड मीनिंग भी आप इसका ध्यान में रखिएगा, वो है टू बिहेव रेकलेसली, यूज सेल्फिशली टू सूट वनसेल्फ, अपने स्वार्थ के लिए किसी का उपयोग करना, तो उसे भी प्ले डक्स एंड ट्रिक्स कहा जाता है, इडियम का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, पॉलिटिशियंस आर प्लेइंग डक्स एंड ट्रिक्स विद द पुअरेस्ट इन द कंट्री। राजनेता जो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, देश के सबसे करीब लोगों को अपने स्वार्थ के लिए फायदा उठा रहे हैं, उनका अपने स्वार्थ के लिए फायदा उठा रहे हैं, उठाते भी हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो है ले इट ऑन थिक। बढ़ा चढ़ा कर कहना, दिल का पहाड़ बनाना, ये भी आप बोल सकते हैं। टू प्रेज एक्सेसिवली, क्रॉसली एक्सेसरेटेड और ओवर एम्फेसाइजिंग समथिंग, अपनी जो प्रतिभा को है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो उसके लिए आप ले इट ऑन थिक इडियम का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, he knew he needed to lay it on thick in his job interview। वह जानता था कि उसे अपने जॉब इंटरव्यू में इसे बढ़ा चढ़ा कर कहना होगा, उसे अपनी जो अच्छी चीजें हैं, गुड क्वालिटीज हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना पड़ेगा, तभी तो उसे नौकरी मिलेगी। सही बोल रही हूँ ना? तो वहां पर ले इट ऑन थिक, बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी चीज को। कैट एंड डॉग लाइफ, ये है हमारा नेक्स्ट इडियम। कैट एंड डॉग, टॉम एंड जेरी याद है क्या होता है, हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, तो यही है कैट एंड डॉग लाइफ। ऐसी जिंदगी जहां पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता हो, हमेशा लड़ते झगड़ते जीवन बिताना, स्पेशली मैरिड लाइफ, राइट? एन अनहैप्पी मैरिड लाइफ मार्क्ड बाय आर्ग्यूमेंट एंड डिसएग्रीमेंट्स। कैट एंड डॉग लाइफ, इसे सबसे इजी तरीका याद करने का पता है क्या है? टॉम एंड जेरी को याद रखिए। एग्जाम्पल, दे लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ, आई डोंट नो व्हाई दे स्टे टुगेदर। वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, मुझे नहीं पता कि वे क्यों साथ रहते हैं।
नेक्स्ट इडियम है आज का, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। दोनों तरफ खाई या खतरा, या बोलते ना, एक तरफ खाई एक तरफ खतरा, तो उसे कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। टू हैव टू चॉइसेस दैट आर बोथ इक्वली अनप्लीजेंट और नॉट कन्वीनियंट। दो चॉइसेस हैं आपके पास, पर दोनों ही एक जैसी ही बेकार हैं और इक्वली अनप्लीजेंट है, कन्वीनियंट नहीं है आपके लिए। तो उसके लिए ईडियम यूज करेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। नेक्स्ट हम जो हमारा ईडियम है वो है अंडर समवन्स थंब। ये भी ईडियम काफी बार पूछा गया है और स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस ईडियम का काफी यूज होता है। मीनिंग होता है किसी अन्य के नियंत्रण में रहना, अंडर समवन्स कंट्रोल। ही केप्ट द एम्प्लॉयज अंडर हिज थंब। उसने कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रखा, अपने अंगूठे के नीचे रखा। सो थंब अंगूठे के नीचे रखा, कंट्रोल में रखा, नियंत्रण में रखा। नेक्स्ट ईडियम है बर्ड्स आई व्यू। रिसेंटली इसका न्यूज़पेपर में मैंने इसके बारे में पढ़ा था। बनारस में जो गंगा आरती हो रही थी उसका विहंगम दृश्य दिखाया था, दृष्टि दी थी, तो उसे ही बोला जाता है बर्ड्स आई व्यू। अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस दैट अलाउज यू टू सी अ लार्ज एरिया। जैसे ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से आपको पूरा एरिया का व्यू दिखाया जा रहा है, तो उसे बोला जाता है विहंगम दृष्टि। या कोई बड़ा सा ऊंचा सा टावर है, वहां पर आप चढ़े तो पूरा सिटी आपको दिखाई दे रहा है, जहां तक नजर दौड़ा है वो पूरा एरिया आप कवर कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है बर्ड्स आई व्यू। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइम टू द टॉप ऑफ द एफएल टावर इफ यू वांट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ पेरिस। यदि आप पेरिस का विहंगम दृश्य देखना चाहते हैं तो एफएल टावर के शीर्ष पर चढ़ें। मूव करते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो है टू विन लॉरेंस। लॉरेंस का मीनिंग अगर आपको पता हो तो आप इस इडियम का मीनिंग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लॉरेंस मतलब उपाधि, ख्याति। सो टू विन लॉरेंस दैट मीन्स टू एक्वायर डिस्टिंक्शन और ग्लोरी, सफल होना, ख्याति प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, आर्यन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज श्योर टू विन लॉरेंस इन हिज लाइफ। आर्यन एक बहुत ही मेहनती लड़का है और वह निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होगा, ख्याति प्राप्त करेगा। नेक्स्ट इडियम है बी इन द सूप। ये भी बहुत कॉमन इडियम है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मीनिंग होता है मुसीबत में होना, टू बी इन एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर आप कोई मुश्किल वाली सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो आप टू बी इन द सूप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। नाउ आई एम रियली इन द सूप, आई ब्रोक मिसेस गुप्ता's विंडो। अब मैं वास्तव में मुसीबत में हूँ, मैंने श्रीमती गुप्ता की खिड़की तोड़ दी। खेल रही थी, क्रिकेट खेलते हैं ना, और विंडो टूट जाती है, सोसाइटी में खेलेंगे तो टूटेगी ही, तो मुसीबत आ गई आपके ऊपर। सो बी इन द सूप, मुसीबत में होना, टू बी इन एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है वेक्स्ड क्वेश्चन। अगेन वेक्स्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वो है विवादास्पद, राइट? मीनिंग क्या हुआ इसका? विवादास्पद प्रश्न या झगड़े का सवाल, एन इशू दैट इज मच डिबेटेड एंड डिस्कस्ड। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर 3 months of discussion, the vexed question of the disputed border continues to derail peace talks. 3 महीने की चर्चा के बाद विवादित सीमा पर विवादास्पद सवाल शांति वार्ता को पटरी से उतार रहा है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच हमेशा वार्ता चलती रहती है, पर वेक्स्ड क्वेश्चन क्या है कि सीमा एलएसी क्या है, कहाँ पे है, राइट? तो ये विवादास्पद प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश किस तरफ जाएगा या उसकी सीमा कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कट द गॉर्डियन नॉट। ये ईडियम है और इसका मीनिंग होता है अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना। कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और उसका समाधान किया गया है, हल निकाल दिया गया, तो उससे बोला जाता है टू कट द गॉर्डियन नॉट। To solve a difficult problem in very direct way by doing something forceful or extreme. बहुत मेहनत करके आपने उस समस्या का समाधान निकाला है।
The president hoped that his bold new anti-inflation plan would cut the Gordian knot. राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि उनका साहसिक नई मुद्रास्फीति विरोधी योजना अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट ईडीएम की तरफ, जो है आर्म चेयर क्रिटिक। इसको कैसे याद रखेंगे? आर्म चेयर क्रिटिक, कुर्सी पर बैठ के आलोचना करना, आलोचक, ऐसा आलोचक जो कुर्सी पर बैठा है, जिसे उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर क्रिटिसाइज करना है। जैसे हम लोग नहीं करते क्रिकेट में कि बैट्समैन ऐसा क्यों खेल रहा है, ऐसा क्यों नहीं खेला, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया हार गई। हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने सबको क्रिटिसाइज किया होगा, पर हम में से कितने लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, पूरी नॉलेज रखते हैं या क्रिकेट खेलते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आर्म चेयर क्रिटिक उन्हीं लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनको टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, उसे कभी किया नहीं है, पर फिर भी आलोचना करते हैं। A person who knows about a subject only by reading or hearing about it and criticizes without active experience or first-hand knowledge. Example देखिए, it is very easy to be an armchair critic of this highly complicated situation. इस अत्यधिक जटिल स्थिति का आराम से आलोचक बनना बहुत आसान है। कोई किसी की आलोचना करना कोई बड़ा काम थोड़ी ना है, बहुत इजी काम है। मूव करते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। बहुत इजी है और बहुत बार यूज किया गया है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। हिंदी में बोलते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। Someone who is very similar in character to their father or mother. For example, Arjun Tendulkar is a cricketer just like his father. He is a chip of the old block. अर्जुन तेंदुलकर अपने पिता की तरह ही एक क्रिकेटर है, जैसा बाप वैसा बेटा। नेक्स्ट है थ्रो अप योर कार्ड्स। थ्रो अप योर कार्ड्स, हार मान लेना, टू कन्फेस डिफीट। एग्जाम्पल देखिए, थिंग्स लुक ब्लैक फॉर हर बट शी डिड नॉट इंटेंड टू थ्रो अप द कार्ड्स ऑन दैट अकाउंट। चीजें उसके लिए अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका इरादा इस मुद्दे पर हार ना मानने का था, वो हार नहीं मानना चाहती थी। थ्रो अप योर कार्ड्स, हार मान लेना। और आज का जो लास्ट है इडियम, वो है कैच टाइम बाय द फॉरलॉक। अवसर न चूकना, जल्दी और निर्णायक रूप से कार्य करना। एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, नॉट लेट स्लिप ऑन एन अपॉर्चुनिटी। वी हैव टू टेक टाइम बाय द फॉरलॉक एंड बी रेडी विथ परमानेंट प्लान। हमें जल्दी से काम करना होगा और स्थायी योजनाओं के साथ तैयार रहना होगा। आपको भी अपने एग्जाम्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जल्दी से कार्य करना पड़ेगा। कैच टाइम बाय द फॉरलॉक, अवसर नहीं चूकना है ना आपको, तो इसीलिए आपको ये पूरी सीरीज फॉलो करनी है। तो ये थे आज के 20 इडियम्स जो हमने कवर किए। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। आपने कुछ नया भी सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। आप मेरे साथ बने रहिए और वहाँ पर मैं आपको फेजेस के बारे में भी बताऊँगी। राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।